नयन IAS यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम आज बात करेंगे BPSC मेंस के सिलेबस के बारे में और कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो BPSC मेंस जो है सामान्य अध्ययन के 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर भी 300 अंक का होता है और सेकेंड पेपर भी 300 अंकों का होता है और दोनों अनिवार्य रूप से होते हैं। और आपको एक वैकल्पिक विषय लेना होता है। ये था GS फर्स्ट और सेकेंड के बारे में अंक है दिए हुए। कोई एक वैकल्पिक प्रश्न पत्र लेना है, वह जो है 300 अंक का होगा। तो दोनों मिला के कितने हो गए? 600 और 300, 900 अंक का हो गया। हिंदी अनिवार्य है लेकिन केवल पास होना है, इसमें इसका मार्क्स नहीं जुड़ेगा। हिंदी का मार्क्स नहीं जुड़ाएगा लेकिन आपको पास होना अनिवार्य है। अगर पास नहीं होंगे तो कॉपी भी चेक नहीं होगा। और साक्षात्कार कितने हैं? 120 नंबर के हैं। तो टोटल कितने हो गए? हिंदी वाले अंक को हम 100 अंक घटा देंगे तो 600, 300, 900 और 120, 1020 अंक का मेंस और इंटरव्यू मिला करके हुआ, जिसपे कि अंक निर्धारित की जाती है। तो ये तो थे कितने अंक का पेपर होता है, बच्चों को ये ध्यान नहीं रहता है। तो फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर और एक वैकल्पिक विषय, तीनों 300 हो गए हैं, 900 का और 120 नंबर का इंटरव्यू। तो 1020 नंबर के आपका मेंस और इंटरव्यू लेकर के हो गया। अब देखते हैं फर्स्ट पेपर के और सेकेंड पेपर और इंटरव्यू के बारे में कुछ प्रश्नों को हम देख लेते हैं। हिंदी 100 अंकों का एक पत्र होगा जो विशिष्ट विषयनिष्ठ प्रकृति का होगा। इस विषय में 30% प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जो लाभार्थी सामान्य हिंदी विषय की लिखित परीक्षा में 30% अंक प्राप्त नहीं करते हैं, वे योग्यता प्राप्त नहीं समझे जाएंगे। मतलब 30% लेना अनिवार्य है, तभी आप इसमें पासिंग मार्क होना जरूरी है। अब फर्स्ट पेपर की बात करते हैं। इन पत्रों का पूर्णांक पहले 200 अंकों का होता था, जिनकी परीक्षा प्रत्येक अवधि 3 घंटे की निर्धारित थी। किए गए नवीन संशोधन के अनुसार फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर होगा, जिनकी परीक्षा अवधि 3 घंटे की होगी और प्रत्येक पत्र 3 अंकों का 300 अंक का होगा। कितने घंटे की पेपर होगी? फर्स्ट पेपर 3 घंटा और 300 अंक, सेकेंड पेपर 3 घंटा और 300 अंक का होगा। तो घंटे के बारे में हो गया। ऐच्छिक विषय, जो पत्र जो आप लेंगे ऐच्छिक विषय मतलब कि मेंस में जो कौन सा आप वैकल्पिक विषय रखना चाहते हैं। पहले जो है 200 अंकों का पेपर था, 2 ऐच्छिक विषयों के साथ कुल 4 पेपर होते थे, 800 अंकों के होते थे। लेकिन अब क्या होता है, एक वैकल्पिक विषय ही चयन करना होता है और दोनों को मिलाकर के 300 अंक का मात्र एक ही प्रश्न पत्र होगा। इसकी अवधि 3 घंटे की है। एक वैकल्पिक विषय आपको रखना है और वह 3 घंटे का होगा। वैकल्पिक विषय का पाठ्यक्रम पूर्व के प्रथम पत्र एवं द्वितीय पत्र को मिलाकर होगा। तो ये थे व्यक्तित्व परीक्षण। इंटरव्यू के बारे में है। मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का व्यक्तित्व परीक्षण 150 अंकों के स्थान पर पहले 150 अंक था, अब 120 अंक का होगा, जिसका लब्धांक तैयार किए जाने वाले अंतिम मेगा सूची में जोड़ा जाएगा। 900 अंकों का मेंस होगा और 120 अंकों का इंटरव्यू होगा। 1020 नंबर का होगा। अब देखते हैं मेंस का सिलेबस, BPSC मेंस का सिलेबस। तो प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें 3 पार्ट में डिवाइड है। भारत का आधुनिक इतिहास एवं भारतीय संस्कृति के बारे में जो है आपको पढ़ना है। दूसरा है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटना चक्र। और तीसरा है सांख्यिकी, मैथ के जो है वेन आरेख और सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण से प्रश्न रहेंगे। तो आप देख लीजिए, इतिहास मुख्य रूप से है और करंट और इतिहास से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन इसमें अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रहेंगे और ये मैथ के क्वेश्चन रहेंगे। तो प्रथम प्रश्न पत्र इस प्रकार से होंगे।
और द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में देखते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र में पॉलिटी हो गया है आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था और इकोनॉमिक्स हो गया, भारत का भूगोल ज्योग्राफी है, भारत का भूगोल सिर्फ बोल रहा है, भारत के विकास में विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भूमिका और प्रभाव के बारे में बात कर रहा था। इसमें क्या हो गया, पॉलिटी हो गया मुख्य रूप से, ये इकोनॉमिक्स हो गया और ज्योग्राफी हो गया और साइंस टेक हो गया। साइंस टेक इसमें 4 हो गए, 1 2 3 और 4 इसमें हो गए और लग रहा है 3 इसमें हैं। 3 मैथ से, इतिहास और राष्ट्र महत्व के घटना चक्र, 7 जो है टॉपिक, 7 सब्जेक्ट से लगभग आपको तैयार करना है। हम देखेंगे आगे एक प्रश्न पत्र को हम देखते हैं। जीएस फर्स्ट का फर्स्ट सेक्शन है ना, इतनी इतिहास का जो सेक्शन है उसका क्वेश्चन पेपर हम देखते हैं। पहला पेपर का पहला सेक्शन जो है इतिहास से, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत में भागीदारी का वर्णन कीजिए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में इसकी भागीदारी भारत छोड़ो आंदोलन की क्या थी, इसको हमें देखना है। उनकी भूमिका तैयार करने में उत्पन्न परिस्थितियों का वर्णन करते हुए बिहार की महत्वपूर्ण भागीदारी का वर्णन करना है। विभिन्न प्रांतों में 28 माह की सरकार चलाने के बाद कांग्रेस ने 1939 में इस्तीफा दे दिया था। 1940 में महात्मा गांधी की अगुवाई में व्यक्तिगत सत्याग्रह, जिसमें प्रथम सत्याग्रही थी विनोबा भावे एवं दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू, के माध्यम से अपनी मांगों को पूरा करवाने की कोशिश की गई, लेकिन यह असफल रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों का विश्वास हासिल करने के उद्देश्य से 22 मार्च 1942 को स्टीफन क्रिप्स के नेतृत्व में एक 3 सदस्यीय सर एस्ट्रोपा क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस एवी एलेक्जेंडर भारत आया, जिसे क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। क्रिप्स ने भारतीय नेताओं को आश्वासन दिया कि युद्ध समाप्ति के बाद भारत को औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहते हुए अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार क्रिप्स मिशन की असफलता द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की लगातार सफलता ने भारतीय जनता को एक बड़ा आंदोलन करने की प्रेरणा दी। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन पारित किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था और सरदार पटेल का समर्थन किया था। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का महत्वपूर्ण योगदान रहा। देखिए अब यहाँ से ये तो राष्ट्रीय परिदृश्य में क्या था, अब यहाँ पे बिहार का महत्वपूर्ण योगदान है, बिहार से क्या इसमें हुआ। इस आंदोलन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र बिहार एवं उत्तर प्रदेश था। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन होने के कुछ घंटे बाद ही महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसकी प्रतिक्रिया में शीघ्र ही संपूर्ण देश में आंदोलन तेजी से फैल गया। पटना में 9 अगस्त, यहाँ से आपको कुछ बिहार के जो मुख्य क्षेत्र थे क्या था वो आपको बताना है। 9 अगस्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर बांकीपुर सेंट्रल जेल में रखा गया। राज्य में सामूहिक जुर्माना अध्यादेश लागू कर दिया गया। पटना स्थित महिला चरखा समिति की महिलाओं ने राजेंद्र प्रसाद की बहन भगवती देवी की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसी दिन गांधी मैदान में एक सभा आयोजित कर सचिवालय भवन पर झंडा फहराने का निर्णय लिया गया। 11 अगस्त 1942 को पटना के छात्रों के एक जुलूस ने सचिवालय भवन पर झंडा फहराने का प्रयास किया। पटना के जिला कलेक्ट्रेट ने उस पर गोलियां चलवा दी, जिसमें 7 छात्र शहीद हो गए। पटना सचिवालय गोलीकांड में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद छात्र थे उमाकांत, सती प्रसाद झा, रमाकांत सिंह, राजेंद्र सिंह, जगपति कुमार सिंह, देवी पदा चौधरी और राम गोविंद सिंह। अंग्रेजों द्वारा की गई इस कायरतापूर्ण कार्रवाई से संपूर्ण बिहार आर्थिक आंदोलित हो उठा। 12 प्रस्ताव पारित कर सरकारी प्रतिष्ठानों को पूर्ण रूप से ठप करने का आह्वान किया गया। अनेक स्थानों पर लोग हिंसक हो गए तथा अंग्रेज अधिकारियों को मार भगाया। ये इसमें भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका थी, तो भारत छोड़ो आंदोलन से पहले क्वेश्चन कुछ ऊपर में एक भूमिका बना दी गई, फिर बीच में जो है बिहार से क्या क्या कहाँ पर क्या आंदोलन हुए, पटना में क्या हुआ, कितने लोग शहीद हुए, इसके बारे में डिटेल में बताया जा रहा है। अब देखते हैं। निस्संदेह आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार राज्य के सभी भागों में धीरे धीरे संभव हुआ। इससे बिहार के लोगों में धीरे धीरे सही सामाजिक राजनीतिक जागरूकता का विस्तार हुआ। पाश्चात्य शिक्षा के विस्तार के कारण ही पृथक बिहार राज्य के निर्माण में आंदोलन का सूत्रपात हुआ और पृथक बिहार प्रांत के गठन के उपरांत बिहारवासियों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक स्थिति में बदलाव आ सका। की टू रिमेंबर। अब इस क्वेश्चन का उत्तर
क्वेश्चन क्या है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की भूमिका तैयार करने में उत्पन्न परिस्थितियों का वर्णन करते हुए बिहार की महत्वपूर्ण भागीदारी का वर्णन करना है। बिहार में जन भागीदारी का वर्णन करना है। अब इसका मेन पॉइंट क्या हो सकता है ये दिया गया है यहाँ पर, ये आपको रट लेंगे तो इसको उत्तर लिखने में आसानी है। बिहार में प्राचीन शिक्षा का केंद्र तथा माध्यम, चार्टर अधिनियम 1813, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति, बिहार में आरंभिक पश्चात शिक्षा का प्रसार, बिहार में पश्चात शिक्षा के प्रसार में बंगालियों का योगदान, बिहार में साइंस, तकनीकी, मेडिकल शिक्षा, रिसर्च संस्थानों की स्थापना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मौर्य कला पर प्रकाश डालिए तथा बिहार में इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। उद्भव एवं विकास का वर्णन करते हुए कला एवं स्थापत्य के क्षेत्र में प्रमुख मौर्य शासकों के योगदान का उल्लेख करते हुए बिहार में इसके प्रभाव व विशेषता का विश्लेषण करना है। भारतीय इतिहास में मौर्य काल को उत्कृष्ट भारतीय कला के प्रारंभ का समय माना जा सकता है। हालांकि हड़प्पा काल में उच्च स्तर की कला एवं वास्तुकला का अस्तित्व था, परंतु पुरातात्विक प्रमाण के रूप में वे वस्तुएं वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं। मौर्य काल में ही सर्वप्रथम कला के क्षेत्र में पाषाण का व्यापक उपयोग हुआ, जिस कारण से ये कलाकृतियाँ वर्तमान में भी उपलब्ध है। जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक आदि सम्राटों की प्रेरणा से राजकीय कला ने ऊंचाइयों को प्राप्त किया, वहीं लोक कला एवं मूर्ति कला के दृष्टिकोण से भी यह काल उन्नत रहा है। चंद्रगुप्तकालीन कला राजकीय कला का सर्वोत्तम उदाहरण मगध सम्राट चंद्रगुप्त का पाटलिपुत्र स्थित कुम्हार से प्राप्त राजप्रसाद है। इस सभा भवन से प्राप्त अवशेष से इसकी विशालता का अनुमान लगाया जा सकता है। यह सभा अनेक खंभों वाला एक विशाल हॉल था। इस सभा भवन की लंबाई 140 फीट तथा चौड़ाई 120 फीट था। इस सभा भवन में 84 पाषाण स्तंभ है। सम्राट अशोक ने पाषाणों का उपयोग कर इस काष्ठ प्रासाद का विस्तार किया। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने इस प्रासाद को देव निर्मित महल कहा था। अशोककालीन कला मौर्य काल के सर्वाधिक अवशेष सम्राट अशोक के समय प्राप्त हुए हैं। सम्राट अशोक के समय की कलाकृतियों को 4 भागों में बांटा गया है। क है स्तंभ मौर्यकालीन कला के सर्वोत्तम उदाहरण। इन स्तंभों की संख्या निश्चित नहीं है। ये स्तंभ 2 प्रकार के हैं जिन पर धम्म लिपियाँ खुदी हुई है। इस प्रकार के स्तंभ दिल्ली, मेरठ, दिल्ली टोपरा, इलाहाबाद, रामपुरवा, सारनाथ, लुमली आदि जगहों से प्राप्त हुए हैं। सामान्य स्तंभ इस प्रकार के स्तंभ रामपुरवा, बैल शीर्ष, बसाड, कोसरा आदि जगहों से प्राप्त हुए हैं। मैकाले की शिक्षा नीति के तहत पश्चात शिक्षा के विकास पर जोर दिया गया। साथ ही यह घोषणा की गई अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण संस्थानों को वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक बुद्धिजीवियों ने इसका समर्थन किया। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिक ने बिहार में पश्चात शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक सरकारी प्रयास किए। 1835 में अंग्रेजी शिक्षा के लिए पूर्णिया में, 1838 में बिहार शरीफ, 1840 में भागलपुर में अंग्रेजी विद्यालयों की स्थापना की गई। भागलपुर में सैनिकों के बच्चों के लिए शिक्षा हेतु भागलपुर हिल स्कूल की स्थापना की गई। प्रारंभ में पाश्चात्य शिक्षा को लेकर बिहार के निवासियों में अनेक भ्रांतियाँ थी। इसी कारण इसका लाभ केवल बंगालियों ने उठाया। 1861 में बंगाल के शिक्षा का निदेशक एटकिंसन ने बिहार के शैक्षिक पिछड़ेपन की समीक्षा की और कहा कि बिहारियों ने अज्ञानता और रूढ़िवादी दृष्टिकोण के कारण अपने को आधुनिक शिक्षा से दूर रखा, जिससे उसके सरकारी सेवाओं में भर्ती से वंचित रह गए। प्रारंभ में पश्चात शिक्षा में बिहार के पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण बिहार के बंगाल में होना था, क्योंकि उस समय सीमित शिक्षा नीति थी, जिसके कारण केवल मुख्य केंद्र ही शिक्षा के केंद्र में आ सके। जैसे यदि हम 1854 की चार्ल्स वुड डिस्पैच की बात करें तो इसके अंतर्गत 3 विश्वविद्यालय बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में ही स्थापित किए गए। यही कारण है कि बिहार में शिक्षा के प्रसार में बंगालियों का विशेष योगदान भी रहा है। 1866 ईस्वी में बिहार में बंगालियों ने एक आधुनिक विद्यालय की स्थापना की। न्यायाधीश गिरीश चंद्र घोष ने पटना में एक बालिका विद्यालय की स्थापना की, लेकिन यह सब बिहार के रूढ़िवादी और पिछड़ेपन को दूर करने के लिए नाकाफी था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई से संबंधित 1874 में पटना में एक सर्वे विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसे आगे चलकर बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से जाना गया। 2004 में भारत सरकार द्वारा इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम दिया गया।
1896 तक बिहार में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की पढ़ाई को कोई भी संस्थान नहीं था। कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में बिहार के छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिलता था। दूसरी तरफ बिहार में अच्छे शिक्षण संस्थानों के अभाव के बावजूद शिक्षा और सरकारी नौकरियों में बहाली के मामलों पर बिहारी लोगों ने बहुत ही नाइंसाफ़ी की जाती थी। वकालत और डॉक्टरी जैसे पेशों पर बंगालियों का ही कब्जा था। इस तरह के बर्ताव से तंग आकर महेश नारायण, अनुग्रह नारायण सिंह, नंदकिशोर लाल, राय बहादुर, कृष्ण सहाय, गुरु प्रसाद सेन, सच्चिदानंद सिन्हा, मोहम्मद फरुखुद्दीन अली, इमाम मजरूहुल हक एवं हसन इमाम जैसे प्रगतिवादी नेता बिहार को बंगाल से अलग कराने में लग गए। इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है। आप इसको वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। इसका उत्तर आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपको जो है निकालना है क्वेश्चन का मेन उत्तर, इसमें से आपको निकाल लेना है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बिहार में 1813 से 1944 तक पाश्चात्य शिक्षा की विवेचना करना है। बिहार में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार हेतु प्रचलित विचारों तथा दृष्टिकोण का समग्र वर्णन करते हुए नवीन शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना का औचित्य अनुचिति के साथ उत्तरदायी परिस्थितियों का आलोचनात्मक निष्कर्ष व्यक्त करें। प्राचीन काल से ही बिहार शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। बिहार स्थित नालंदा विश्वविद्यालय देश ही नहीं विश्व में प्रमुख शिक्षा केंद्रों में माना जाता था, परंतु इन केंद्रों पर प्रशिक्षण ऐतिहासिक ढंग से संस्कृत भाषा में होता था। देश के साथ साथ बिहार में आधुनिक शिक्षा का प्रसार चार्टर एक्ट 1813 में 1 लाख रुपए के प्रति वर्ष शिक्षा का खर्च करने का प्रावधान के साथ शुरू हुआ था, परंतु देश में वास्तविक रूप से पाश्चात्य शिक्षा का आरंभ 1835 से माना जाता है। इस समय देश के साथ ही बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का दौर आरंभ हुआ। इस तरह से आपको क्वेश्चन का आंसर देखना है और उसमें से मेन आंसर को निकालना है। दोस्तों, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि और बच्चों को इसका लाभ मिल सके। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।